कॉन्सेप्ट जिसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं, जिसके ऊपर आज की वीडियो रहने वाली है। सो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि ऐसी जो अपडेट्स होती हैं जो बच्चों को बहुत ज़्यादा तंग करती हैं, परेशान करती हैं, कंफ्यूज करती हैं, वही चीज़ें मैं यहाँ पर लेकर आती हूँ आप लोगों के लिए, सो दैट आपकी कन्फ्यूजन जो है वो थोड़ी सी दूर हो सके। क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे जो हैं जिनके दिमाग में एक बहुत ज़्यादा खिचड़ी चल रही होगी कि मैम रीचेकिंग, रीवैल्यूएशन, इंप्रूवमेंट हम क्या करवाएं क्या ना करवाएं, कौन सा फॉर्म किस टाइम पर भरना चाहिए, किस टाइम पर नहीं भरना चाहिए, कौन सी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ सकती हैं, कौन सी नहीं करनी पड़ सकती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पर रहते हैं। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, बेल आइकन को प्रेस रखिएगा और वीडियो को शेयर करना एंड में, अगर आपको वीडियो पसंद आती है। जो भी आपके फ्रेंड्स इन प्रॉब्लम से इस टाइम पर जूझ रहे हैं, फेस कर रहे हैं। ओके, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल बात आ जाती है रीचेकिंग और रिवैल्यूएशन में मैम फ़र्क क्या है, हमें ये कब करवाना चाहिए और हम इसको करवाने से हमें क्या बेनिफिट मिल सकता है। चलो ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कि मैंने कोई एग्जाम दिया और मैं वहाँ पर पेपर करके आई थी 62 मार्क्स का, और मेरे जो हैं 21, 22, 10, 15 ऐसे मार्क्स जो है वो बोर्ड ने दे दिए। क्योंकि देखते हो आप लोग, अनफेयरनेस जो है वो बहुत ज़्यादा भर भर के होती है बोर्ड एग्जाम्स में। जो बच्चे पढ़कर आते हैं उनको फेल कर दिया जाता है, जो बच्चे पढ़ के नहीं आए हुए होते, जिनको हमने चीटिंग करवाई हुई होती है, वो अच्छे नंबरों से निकल जाते हैं, है ना। बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पर देखे होंगे आप लोग, खुद भी आधे उनमें से एक एग्जाम्पल होंगे कि मैम हमने तो पेपर करवाया साथ वाले को और वो निकल गया और हम लोग रह गए, है ना, होता है ना। तो किसी के साथ ऐसा हुआ हो क्या, किसी ने ऐसा फील किया हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप यहाँ पर बात करते हैं कि हाँ रीचेकिंग या रिवैल्यूएशन हम कब करवाएं, कौन सी सिचुएशन में, तो मान लो मेरे 62 मार्क्स मैं करके आई पेपर का, 62 मार्क्स मैंने काउंट करे घर आके कि हाँ भाई इसके मार्क्स का मैं पेपर करके आई हूँ, मुझे मार्क्स दे दिए उन्होंने 10 या 15, तो यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड अपने एग्जाम से नहीं हूँ। सेटिस्फाई क्या, मैं हुई नहीं, मैं बिल्कुल डिससेटिस्फाइड हूँ कि मैं जब पेपर इतना अच्छा करके आई हूँ तो मेरे मार्क्स इन्होंने 10 कैसे दे दिए। इस कंडीशन में मैं चाहूँगी रीचेकिंग की तरफ या फिर रीवैल्यूएशन की तरफ। अब ये अलग बात है कि ये एक नज़रिया इन लोगों का ना, ये एक इनका ना जिसको बोलते हैं कि ऑप्शन होता है कि बच्चों से पैसे निकलवाने का, क्योंकि देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हु फील्ड रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन फॉर देयर बोर्ड एग्जाम्स, आइदर दे आर फ्रॉम 10th क्लास और 12th क्लास। तो यहाँ पर फ़र्क क्या होता है मैम, हम दोनों को भरते हैं, दोनों में हमें कन्फ्यूज़ हम हो जाते हैं कि कौन सा सही है, कौन सा हम फॉर्म को भरें, कौन सा ना भरें। तो कोई बात नहीं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ऐसी चीज़ों के लिए ही हम लोग बैठे हुए हैं आप लोगों को गाइड करने के लिए। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपके पेपर में मार्क्स कम आ जाते हैं, अगर आपको जेन्युइनली लगता है कि हाँ हम लोग पेपर अच्छा देकर आए थे फिर भी मार्क्स जो है वो बेकार आए, एक होता है ना कि हमें अपना लेवल पता होता है अच्छे से, जैसे पता स्कूल में देखो टीचर्स बोलते हैं ना कि हमें पता है तुम कितने पानी में हो, तो हम हर किसी बंदे को पता होता है कि हम कितने पानी में हैं, हम पेपर करके आए हैं कि नहीं करके आए, हमने पेपर के टाइम पे पढ़ाई की थी कि नहीं की थी, हमने टाइम वेस्ट किया था या स्टडी में टाइम दिया था, सब कुछ हमें अपने बारे में पता होता है। वो अलग बात है हम दूसरों से झूठ बोलते हैं, लेकिन अपना लेवल हमें पता होता है। तो आप खुद अपने दिल पे हाथ रख के ये सोचना है कि हाँ भाई मैं पेपर करके आया था या नहीं करके आया था, मैं इतने मार्क्स डिजर्व करता हूँ या नहीं करता हूँ। अगर दिल से आवाज़ आती है कि नहीं तुम इतने मार्क्स डिजर्व करते ही नहीं, तुम तो बहुत अच्छा पेपर करके आए, तो तुमने एकदम A to Z मेहनत की थी और स्टडी के टाइम पर तुमने एकदम फोकस किया था और तुम्हारे इतने मार्क्स नहीं बन सकते, यू डिजर्व मोर देन इट, तब आपको जाना है रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन के अंदर। ओके, सेकेंड चीज़ बात आ जाती है कि मैम इसके फॉर्म्स के लिए पता कब चलता है, कब इसकी जो अपडेट होती है, कब हम इसको फिल कर सकते हैं। तो जब भी आपका बोर्ड एग्जाम रिजल्ट आता है उसके 2 या 3 या 4 दिन बाद आपके रीचेकिंग या रीवैल्यूएशन के फॉर्म्स जो है वो निकलना स्टार्ट हो जाते हैं और आपको 10 या 15 दिन का टाइम दिया जाता है फॉर फिल द फॉर्म ऑफ रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन। ओके, कि इस टाइम पर आपको जो है वो फॉर्म भरना है और आपको प्रिपेयर होना है इसके लिए। अब बात आती है कि मैम ठीक है हमें पता लग गया कि इस टाइम पर रिजल्ट के बाद फॉर्म निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, कैसे पता लगेगा, तो उसके लिए वैसे हम लोग बैठे हैं। फिर भी हम लोगों पर अगर आपको ट्रस्ट ना हो, कोई टीचर से आप कंफर्टेबल ना हो या आपको किसी की इन्फॉर्मेशन रॉन्ग लगती है, यू कैन गो टू ऑफिशियली वेबसाइट, ठीक है ना। आप CBSE बोर्ड से हैं, आप CBSE की वेबसाइट पर जाएंगे cbse.gov.in करके, सेंट्रल गवर्नमेंट करके, ठीक है। और HBSE से हैं तो www.bsch.org, पंजाब बोर्ड से हैं तो पंजाब की, राजस्थान की हैं तो राजस्थान गवर्नमेंट की बोर्ड की वेबसाइट पर जाएंगे। सब बोर्ड की जो वेबसाइट्स होती हैं वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन मिली होती है। किसी पर अगर ट्रस्ट ना हो ना, अगर आपको लगे कि ये इन्फॉर्मेशन फेक लग रही है, आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, वहाँ पर जाके देखें कि सही है या नहीं है। ओके, अपना खुद का दिमाग साथ साथ ज़रूर यूज़ करना है। वो अलग बात है आप किसी भी की भी बातें सुन रहे हों और अडॉप्ट कर रहे हों, लेकिन आपको अपने माइंड और अपने ओन थिंकिंग के ऊपर ज़्यादा बिलीव करना है, ठीक है ना। और वो बिलीव होगा आपको ऑफिशियली अपडेट से, ऑफिशियली न्यूज़ से, ठीक है। तो अब आपको रीचेकिंग रिवैल्यूएशन को भरना कैसे है, कब भरना है,
10 या 15 दिन का आपको टाइम दिया जाता है। एग्जाम के तुरंत बाद 2-4 दिन में ही रीचेकिंग रिवोल्यूशन फॉर्म निकल जाते हैं। अब वो निकलते किन बच्चों के लिए हैं? उन बच्चों के लिए जो अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं होते। वो अलग बात है कि ये बेकार की चीज़ें होती हैं। जब बच्चा पेपर करके आया है तो आपका पूरा ड्यूटी और पूरा आपका फ़र्ज़ बनता है कि उसको उसके डिजर्विंग मार्क्स दिए जाएँ, बट ऐसा अनफॉर्चुनेटली होता नहीं है। चाहे वो CBSE बोर्ड हो, चाहे वो कोई स्टेट बोर्ड हो, बच्चों को परेशान किया जाता है, बार बार बच्चे परेशान होते हैं। देन दे गो फॉर रीचेकिंग और रिवैल्यूएशन। अब यहाँ पर दोनों में क्या अंतर होता है मैम? रीचेकिंग का मतलब आपको नाम से पता लग रहा है कि पेपर को चेक कर रहे हैं, ठीक है। रिवैल्यूएशन के अंदर इवैल्यूएट कर रहे हैं, मतलब पुनर्मूल्यांकन कर रहे हैं। रीचेकिंग के अंदर आपके मार्क्स जो हैं वो आपके मार्क्स पूरे के पूरे क्या होंगे? जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता देती हूँ। मार्कर चलते नहीं हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के लिए बता देती हूँ। जैसे कि आपकी शीट है, आपने यहाँ पर आपको 2 मार्क्स दिए गए हैं, आपको 3 मार्क्स दिए गए हैं, आपको 5 नंबर दिए हैं, फिर आपको 1.5 दिए हैं, आपको 0.5 दिए हैं, फिर आपको किसी नंबर के अंदर डॉन्ग में 6 मार्क्स दिए हैं। तो इसके अंदर रीचेकिंग के अंदर आपको सिंपली इन मार्क्स को दोबारा से टोटल किया जाता है कि टोटलिंग ठीक करी है या नहीं की है। कई बार आप टेस्ट में देखते हैं ना, आपको टेस्ट के अंदर से 10 मार्क्स का टेस्ट है, आपको वहाँ 5 और 4 नंबर या फिर 1.5 मार्क्स दिए हुए हैं, और इनका जब आप टोटल करते हैं तो मार्क्स दूसरे निकल जाते हैं। फिर हम टीचर को जाके बोलते हैं कि मैम आपने मार्क्स कम दिए हैं। टीचर आपके मार्क्स चेंज करती है, वही चीज़ होती है। तो आपके मार्क्स की रीटोटलिंग की जाती है, देखा जाता है कि आपको सही मार्क्स दिए गए हैं या नहीं दिए गए हैं। दिस इज कॉल्ड रीचेकिंग। ओके, इसकी फीस कम होती है कंपेयरिंग रीवैल्यूएशन। इसकी फीस आप लोगों को देखने के लिए मिल सकती है 250 to 300 पर सब्जेक्ट। ओके, आइदर यू आर फ्रॉम स्टेट बोर्ड और CBSE बोर्ड। अगर सेकंड बात अगर हम करें रीवैल्यूएशन की, तो रीवैल्यूएशन के अंदर आपका पूरा पेपर चेक किया जाता है। जैसे कि आपने क्वेश्चंस जो है वो कर रखे हैं, आपने आंसर जो है मतलब कि यहाँ पर ये लिख रखा है, इसका आंसर यहाँ लिख रखा है, इसका यहाँ लिख रखा है, चेकिंग भी हो रखी है। लेकिन रीवैल्यूएट के अंदर आपका पेपर देखा जाता है कि बच्चे का पेपर चेक किस तरीके से किया गया है। 6 मार्क्स का अगर यहाँ 5 नंबर का अगर ये क्वेश्चन है और बच्चे ने पूरी की पूरी शीट भरी हुई है और उसको 1 नंबर दे रखा है, देन दिस इज नॉट सफिशिएंट, है ना, दिस इज नॉट इनफ। तो वहाँ पर 1 मार्क्स को हटाकर आपको जितने मार्क्स बन रहे हैं, इधर 3, 3.5, 4, 4.5 या 5, वो आपकी हैंडराइटिंग, आपकी प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग आपको दिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपकी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक दूसरा टीचर आपकी शीट को चेक करता है। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसमें बेनिफिट है, और ऑफ कोर्स ये बात सामने आ ही सकती है कि जिसमें बेनिफिट होगा उसमें पैसे थोड़ा सा ज़्यादा लगेंगे। तो इसको जो फिल करने की फ़ीस होती है वो 1000 अराउंड होती है। यस, थोड़ा सा कॉस्टली है, मुझे पता है, कई बच्चे इसको अफोर्ड नहीं कर पाते। लेकिन बेटा अगर आपको अपना साल बचाना है, अगर आपको अपने मार्क्स डिजर्विंग लेने हैं, तो आपको ये फॉर्म भरना है। और मैं बार बार बोलती हूँ कि 200% पहले श्योर हो जाओ कि आप पेपर करके आए हो उस लायक, तभी आप इन फॉर्म्स की तरफ जाना। अदरवाइज यू कैन गिव द कंपार्टमेंट एग्जाम ऑन नेक्स्ट टाइम, ठीक है। नेक्स्ट टाइम दोबारा से फॉर्म निकलते हैं, दोबारा से आप इन फॉर्म्स को भरिए और दोबारा से पेपर दीजिए। डोंट गो फॉर द रीचेकिंग और रिवैल्यूएशन इफ यू आर सेटिस्फाइड विद योर मार्क्स। ओके, ठीक है, क्योंकि अपना लेवल आपको पता है कि आप कितने पानी में हैं। ओके, ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो रीचेकिंग रिवैल्यूएशन का आपको ध्यान रखना है। अब बात आती है कि मैम इसके अंदर अगर मार्क्स हमारे बढ़ते हैं तो क्या होता है, चांसेस क्या हैं, मतलब कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। ऑफ कोर्स अगर आप पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आप पेपर कितना करके आए हैं। रीचेकिंग या रिवैल्यूएशन दोनों में अगर जैसे हमारे मार्क्स हम पेपर करके आए थे 55 नंबर का, हमें मार्क्स ही 10 दे रखे हैं, तो चांस ये नहीं है कि कम होंगे, चांस ये होते हैं कि बढ़ते ही हैं। बट बहुत सारी कंडीशंस ऐसी भी होती हैं जो कि आप पिछले रिकॉर्ड्स अगर देखें तो मार्क्स एज इट इज सेम भी रहते हैं और मार्क्स कम भी हो जाते हैं। CBSE वालों में बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा हुआ है, HBSE वालों में बहुत सारे बच्चों के साथ भी ऐसा हुआ है। बहुत सारे ऐसे होंगे जो अभी कमेंट सेक्शन में आप लोगों को बता देंगे कि हाँ मैम हमारे साथ भी ऐसा हुआ। तो इसलिए आप लोगों को ध्यान से ये प्रोसेस को करना है। अगर आप डिजर्विंग हो, अगर आप पता हो, इफ़ यू नो योर लेवल बेस्ट, तभी आपको इनकी तरफ जाना है। ओके, और इसके मार्क्स जो बढ़ते हैं वही आपके DMC में चढ़ते हैं। अगर आपके मार्क्स मान लो रीचेकिंग आपने करवाई, आपके 55 नंबर थे, आपके 60 नंबर हो गए, 60 नंबर आपके DMC में जाएंगे। अगर मान लो आपके 50 नंबर हो गए तो आपके 55 नंबर ही DMC में जाएंगे। जो ज़्यादा मार्क्स होंगे वही आपके DMC में छपते हैं, जो कि कम मार्क्स होंगे वो इग्नोर कर दिए जाते हैं। ओके, लेकिन पैसे वेस्ट होते हैं। 250 रुपये, 1000 रुपये आप मान के चलो कि आपको लगाने हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट थर्ड बात आती है, और ये आप भर कब सकते हो, जब भी आप बोर्ड का एग्जाम दोगे ना, चाहे वो कंपार्टमेंट हो, चाहे वो ओपन हो, चाहे वो रेगुलर हो, जब भी आप पेपर देते हो आपके बार बार ये फॉर्म निकलते रहते हैं, आप बार बार इनको दे सकते हो। क्योंकि बोर्ड का काम है, वो पागलों वाले काम करता है। बच्चों को मार्क्स अच्छे देने की बजाय जहाँ बच्चा काम करके आया होगा वहाँ पे भी उसको फेल कर देता है। तो ऑफकोर्स ये फॉर्म हर बार निकलते हैं। जुलाई में पेपर दोगे कंपार्टमेंट वाले, दोबारा से रीचेकिंग रिवोल्यूशन निकलेंगे।
दोबारा से अक्टूबर में दोगे रेगुलर वाले कंपार्टमेंट के पेपर, नवंबर में फिर से ये फॉर्म निकल जाएंगे, मार्च में दोगे, फिर उसके बाद अप्रैल में ये फॉर्म निकल जाएंगे। मतलब 3-4 दिन बाद निकल के 10-15 दिन का टाइम दिया जाता है, उसके अंदर आप इन फॉर्म्स को फिलअप कर सकते हो, भर सकते हो। ओके, थर्ड कैटेगरी जो आती है दैट इज इम्प्रूवमेंट एग्जाम। हम मैम वो कब दे सकते हैं? जब आपके इनके फॉर्म निकलते हैं ना, जब आपके कंपार्टमेंट के फॉर्म निकलते हैं तभी आपके कंपार्टमेंट के साथ साथ इम्प्रूवमेंट के फॉर्म निकलते हैं। मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्प्रूवमेंट एग्जाम? तो ये वो स्टूडेंट भरते हैं जो कि ऑलरेडी पास होते हैं, बट पासिंग आउट होने के बावजूद दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर मार्क्स एंड दे वांट टू इम्प्रूव योर मार्क्स। ठीक है ना? अगर आप अपने मार्क्स इंप्रूव करना चाहते हैं, अगर आप अपने मार्क्स जो हैं वो और ज़्यादा करना चाहते हैं, कि मैंने मान लो कि मैंने अगर पेपर दे गया है, जैसे कि मान लो मैंने इंग्लिश का पेपर दिया, ओके, और इंग्लिश के एग्जाम के अंदर मैं पेपर जो है वो करके आई 52 मार्क्स का, मेरे 52 मार्क्स आ गए किसके अंदर? रिजल्ट के अंदर। बट रिजल्ट के अंदर मेरे 52 मार्क्स आए, लेकिन मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मेरी परसेंटेज जो है वो 78.5% बन रही है, बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद मार्क्स एंड आई वॉन्ट टू इंक्रीज माई परसेंटेज। तो मैं यहाँ पर इंग्लिश का पेपर जो है वो दोबारा दूंगी। मैं पास हूँ, ओके, बट मैं फिर भी दोबारा पेपर देना चाहती हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू इंक्रीज माई परसेंटेज। तो यहाँ पर मेरा मामला है कि मैं 80% से ऊपर अपनी परसेंटेज लेकर जाऊं, देन मैं इंप्रूवमेंट फॉर्म भरूंगी, मैं इंग्लिश का पेपर दोबारा दूंगी। बट आपको ध्यान रखना है कि आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, ओके। इसमें आप फेल भी हो सकते हो, इसमें आप अच्छे मार्क्स स्कोर भी कर सकते हो। ऑल थिंग्स आर डिपेंड ऑन योर परफॉर्मेंस एंड ऑन योर एफर्ट्स, ऑन योर हार्ड वर्क। ठीक है? तो अगर आप इंप्रूवमेंट एग्जाम देते हो, मान लो मेरा बहुत अच्छा लग रहा, मेरे 52 से 65 मार्क्स बन गए, मैंने जब एग्जाम नेक्स्ट टाइम दिया, ऑटोमेटिकली माई परसेंटेज विल इंक्रीज। ठीक है? क्योंकि मेरे मार्क्स इंक्रीज हो गए। बट अनफॉर्चुनेटली मैंने 52 मार्क्स का पेपर दिया और मैं जो हूँ रील्स शॉर्ट्स देखने में बिजी ज़्यादा थी, मैं दोस्तों के साथ टाइम मैंने बहुत स्पेंड किया। मैंने सोचा कि इसमें जब इतने अच्छे मार्क्स ले आई थी तो दोबारा से भी ले आऊँगी, तो मैंने पढ़ने की ज़रूरत समझी नहीं। उस टाइम पर मेरे मार्क्स जो हैं यहाँ पर 42 आ गए और फिर मुझे बहुत दुख हुआ कि यार इंप्रूवमेंट भरा भी और मार्क्स भी अच्छे नहीं आए, तो मैं क्या करूँ? इस सिचुएशन में आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये अलग बात है आपके इंप्रूवमेंट के पैसे खर्च हुए, आपका टाइम खर्च हुआ, आपने थोड़ा सा केयरलेसनेस एक्टिविटीज़ दिखाई, बट आपके डीएमसी में मार्क्स जो है वो 52 के 52 ही रह जाएंगे, 42 ऐड नहीं होंगे, ज़्यादा वाले मार्क्स ही रहते हैं। ठीक है? बट कभी कभी सीबीएसई ऐसा चांस कर देता है कि आपके इंप्रूवमेंट के या फिर आपके न्यू मार्क्स जो है वो डीएमसी में चढ़ा देता है। इसलिए आपको ये तीनों प्रोसेस है ना, चाहे आप कोई भी प्रोसेस का यहाँ पर आप बात कर रहे हो, चाहे आप कोई भी सिचुएशन हो, चाहे वो रीचेकिंग हो या फिर वो रीवैल्यूएशन हो या फिर वो इम्प्रूवमेंट हो, आपको इसके अंदर तीनों के अंदर आपको तभी जाना है जब आप 100% नहीं 200% श्योर हो कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ या फिर मैं इतने मार्क्स डिजर्व करती थी या करता था। देन यू विल गो टू रीचेकिंग और रिवैल्यूएशन और इम्प्रूवमेंट। ओके, अगर आपको अपना लेवल पता है, और हर किसी को अपना लेवल पता होता है कि हम रीचेकिंग रिवैल्यूएशन डिजर्व करते भी हैं या नहीं। पेरेंट्स के पैसे ऐसे नहीं खर्च करने, आपको पता है वो बहुत मेहनत करके आप लोगों के ऊपर पैसा लगाते हैं। सो दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उनके पैसों को कितनी अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करते हैं, कितनी बेकार जगह इन्वेस्ट करते हैं। और ये चीज़ें आने का एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आपने पढ़ने के टाइम पर पढ़ाई नहीं की। ठीक है? तो इसलिए कई बच्चे ऐसा होते हैं कि बेफालतू में इन फॉर्म्स के पीछे जाते हैं जो कि ज़रूरी नहीं होता, बिकॉज उन्होंने मेहनत नहीं की जिस टाइम करनी थी, उस वजह से उनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए ध्यान से इन चीज़ों को करने की कोशिश करना और सही चीज़ जो लगे आपको उसी की तरफ जाना। ओके, स्टिल यू वांट एनी एडवाइस और एनीथिंग फ्रॉम माय साइड, सो प्लीज़ डू कमेंट सेक्शन, कमेंट एंड इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर मैसेजेस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे, वहाँ पर आपके साथ के और भी स्टूडेंट हैं, सो यू कैन गो देयर एंड आस्क योर डाउट्स। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट अपडेट के साथ। चैनल पर फर्स्ट टाइम अगर आप आए हैं, फर्स्ट टाइम इफ़ यू आर इंटरेक्टिंग विद मी, सो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू so much for watching. Thank you so much for your love and support. Bye bye.